हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक प्रेरक कथा की श्रृंखला को शुरू करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक मार्मिक कहानी के बारे में, जिसका शीर्षक है कफन। कफन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लघु कथा है, जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी उस समय की भारतीय ग्रामीण परिवेश के अनुसार लिखी गई थी, जो कि कहीं न कहीं आज भी किसी न किसी भारतीय तबके के लिए सही साबित होती है। यह उस समय की भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर तीखी आलोचना। मैं कहानी का थोड़ा भूमिका बता दूं। प्रकृति का ऐसा नियम है, हम सभी जानते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब कोई एक नई जान को जिंदगी देने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की बात आती है, तो ये काम स्त्री को ही भूमिका निभानी पड़ती है। यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, जिसमें किसी पुरुष का भी कोई दोष नहीं है। शायद यही कारण है कि गर्भ धारण करके अनेक कष्टों को सहकर संतान को जन्म देने की जिम्मेदारी जब प्रकृति ने स्त्री को दी, तो समाज ने पत्नी और उसके बच्चे को देखभाल करने की जिम्मेवारी पुरुष को दी। उस पति का क्या किया जाए, जिसकी निशानी पैदा करने के लिए पत्नी मौत के बिस्तर पर पड़ी है, फिर भी उसे इंसानियत के नाते दया भी नहीं आती। उसे मतलब उसके पति को, एक स्त्री को 9 महीने जिसे अपने अंदर लिए जी रही है, उसके जन्म के लिए वो खुद मरने को तैयार है। उसी संतान के पिता उसके जन्म के लिए ना डॉक्टर, ना वैद्य, ना कोई दवाई की सुविधा कर पा रहा है, कोई भी सुविधा ना उपलब्ध करवा पा रहा, और पत्नी बेचारी दर्द से करा रही है। हद तो तब हो जाती है जब पत्नी की दर्द की चीखे से उसे दया नहीं, गुस्सा आता है कि ये कल मरेगी, इससे बेहतर है आज मर जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लघु कथा कफन के बारे में, जिसमें बुधिया की मृत्यु की जिम्मेवार उसके पति माधव होते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे उसकी पत्नी की मृत्यु होती है और कैसे माधव उसका जिम्मेवार होता है। पहले मैं बता दूं, इस कहानी में मुख्यतः या 3 कैरेक्टर हैं। जो बुधिया मुख्य नायिका है, उसके पति माधव है और माधव के पिता घीसू है। बुधिया एक गरीब परिवार की कन्या है, जिसमें उसके ससुर कुछ दिन कमाते हैं तो फिर कुछ दिन बैठ के खाते हैं। जैसा कि 3 दिन कमाते हैं तो 3 दिन बैठ के आराम करते हैं। बुधिया के पति भी कामचोर हैं, परिणाम स्वरूप कोई भी उन्हें, चाहे बुधिया के पति को है या बुधिया के ससुर को, काम देना पसंद नहीं करते हैं। जब कभी 1-2 दिन खाने के लिए नहीं होते हैं, तो बुधिया के ससुर यानी कि घीसू लकड़ी काट के ले आते हैं और उसके पति माधव उसी लकड़ी को जाके बाजार में बेच के कुछ पैसे ले आते हैं। कहानी के अनुसार ये गांव काश्तकारों का गांव है, जहाँ पे काम की कमी बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन माधव और घीसू काम करना नहीं चाहते हैं। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई खास संपत्ति नहीं है। काम चोरी के परिणाम स्वरूप कर्ज भी बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। घर में खाने का ना होने पर भी खेत से आलू और मटर चुपचाप चुरा ले आते हैं और उसे भून कर खा रहे हैं। ये काम करते हैं चोरी करके भून के खाने का माधव और उसके पिता घीसू। बुधिया पिसाई करके घास छील कर जो भी कमाती थी, उससे 1 सेर या 2.5 सेर आटे का इंतजाम हो जाता था। परिणाम स्वरूप बुधिया के आने के बाद घीसू और माधव और अधिक आलसी हो गए हैं और बिल्कुल भी काम करना बंद कर। बुधिया गर्भवती है, परिणाम स्वरूप वो सुबह से प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, लेकिन माधव ने ना ही खुद उसकी कोई सहायता की, ना किसी वैद्य को, ना और किसी को उसकी सहायता के लिए बुलाया। बुधिया दर्द से चीख रही थी और पिता पुत्र आलू भूंज कर खा रहे थे। माधव तो यह चाहता है कि यदि इसे मरना ही है, ये कल के सिवाय आज और जल्दी क्यों नहीं मर जाती, कि हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। बहू की जिंदगी बचाने के उपाय करने के स्थान पर घीसू को अपनी 20 साल पुरानी दावत की याद आती है, जिसमें उसने स्वादिष्ट पकवान के मजे लिए थे, और ये कहानी अपने पुत्र को वो सुना रहे हैं। बुधिया पूरी रात दर्द से
करा रही थी, लेकिन पिता पुत्र दोनों में से किसी को भी उस पर दया नहीं आया और ना उसकी मदद के लिए ना देखने गए हैं। सुबह उठकर माधव जब कोठरी में जाते हैं तो बुधिया को देखते हैं कि फैले हुए बिस्तर पर अर्धनग्न मृत पड़ी हुई थी। वो अपनी आखिरी और अंतिम सांस ले चुकी थी। उसका बच्चा भी उसके पेट में मर गया था। कितनी दुख की बात है। ये पुरुष प्रधान समाज पे धिक्कार जैसा लगता है। माधव ने जब यह सूचना घीसू को दी तो दोनों रोने का ढोंग करने लगे। घर में पैसा नहीं था, परिणाम स्वरूप अब कफन और लकड़ी की चिंता करने लगे। उसके जीते जी उसकी दवा दारू, उसकी सेवा की चिंता नहीं की, लेकिन मरने के बाद उसके कफन और लकड़ी की चिंता कर रहे हैं। कैसी विडंबना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता। घीसू और माधव दोनों रोते हुए जमींदार के यहाँ पहुँच गए। जमींदार दोनों को ही पसंद नहीं करते थे। जमींदार के पूछने पर कि क्या हुआ तो दोनों घीसू और माधव रोने का नाटक करते हुए कहा कि माधव की घरवाली कल रात गुजर गई। घीसू ने ऐसा जमींदार को कहा कि माधव की पत्नी कल रात गुजर गई, यानी कि मृत्यु हो गई उनकी। हमसे जो कुछ हो सका हमने इलाज करवाया, उसकी सेवा की, देखभाल की, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाई। घीसू के झूठ के अनुसार जो भी पैसा दवाई में खर्च हो, जो भी पैसा था वो दवाई में खर्च हो गया। अब अंतिम संस्कार करने के लिए जमींदार से वो पैसे मांग रहे हैं कि हमारे पास जो भी पैसे थे हमने उसकी दवाई में, उसकी सेवा में, उसके पीछे खर्च कर दिया। जमींदार रहम दिल था, उसके परिणाम स्वरूप उसने कुछ रुपए दे दिए ताकि इसके अंतिम संस्कार अच्छे से कर दी जा सके। लेकिन घीसू माधव की उसकी हरकतें अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं है। जमींदारों ने जो कुछ भी रुपये दिए थे और गांव वाले भी ने उसकी मदद की थी, लकड़ी अनाज की व्यवस्था कर दी थी। तो अब वो कफन लेने बाजार जाते हैं दोनों पिता पुत्र। वहाँ वो बाजार कफन ना लेके वो पहुंच जाते हैं शराब की दुकान में और मनचाही शराब एवं भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद नाचते गाते बेहोशी के हालत, नशे की हालत में गिर पड़ते हैं और कहते हैं जो हम लोग जीवन भर कमा के नहीं खा पाए, मजे नहीं कर पाए, वो बेचारी बुधिया अपने अंतिम क्षण में मरते मरते हमारे लिए कर गई। उसे भगवान बैकुंठ धाम में स्थान देंगे। कहानी तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये हमारे लिए और आपके लिए समझने की चीज़ है कि ये पुरुष प्रधान समाज में कैसे औरतों पे अत्याचार होती है। आपको आपका इस पे क्या राय है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।